आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य की शासन पद्धति से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं और सम्राट अशोक के काल के शासन प्रबंध से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रशासन 3 भागों में विभक्त था: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। स्थानीय शासन 2 भागों में बटा था: नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन के रूप में। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा के रूप में उसके 3 प्रमुख कार्य थे। पहला, राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, विभिन्न विभागों के कार्यों का निरीक्षण करता था, विदेशी मामलों की देखरेख करता था और उस आवश्यक आदेश भी निकालता था। दूसरा, न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, प्रजा की शिकायतों को सुनना और निर्णय देना। राजा इस बात का ध्यान रखता था कि किसी निर्दोष को दंड न मिले। तीसरा कार्य सैन्य संगठन से था। राजा देश की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से राज्य को बचाने के लिए सैनिक संगठनकर्ता के रूप में भी कार्य करता था। इन सब कार्यों के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन होता था। राजा मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह को ध्यान से सुनता और यदि राज्य के हित में होता तो उसको स्वीकार कर उसे राज्य शासन में लागू करने का भी काम करता था। चाणक्य भी अपनी अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना राज्य के शासन को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना संभव नहीं। प्रांतीय शासन राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और इसके प्रमुख ज़्यादातर राज्य के राजा से संबंधित प्रमुख पारिवारिक लोग होते थे। कुमार के रूप में इनकी शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। कुमार के साथ महापात्र के रूप में शासन कार्य में उनकी मदद के लिए अधिकारी भी होते थे। प्रांतीय स्तर पर प्रांतों की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करना और राजा बनने की प्रक्रिया में शासन प्रशासन से संबंधित अनुभव प्राप्त करना इनका प्रमुख कार्य था। स्थानीय शासन 2 भागों में बटा था। नगर प्रशासन मुख्य रूप से प्रमुख शहरों के शासन इसके अंतर्गत होते थे और इसमें शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समितियों का अलग अलग कार्य होता था, जिसमें कला कौशल की देखभाल, विदेशी निवास भोजन का प्रबंध, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा तैयार करना, माप तौल संबंधित कारोबार की देखभाल करना, वस्तुओं के निर्माण और उनकी गुणवत्ता की जांच पड़ताल करना तथा बिक्री कर वसूल करना इन समितियों का प्रमुख कार्य था। ग्राम प्रशासन शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्रामीणी नामक अधिकारी इनका प्रबंध करता था। ग्रामीणी की सहायता के लिए एक सभा होती थी जो मुख्य रूप से सड़कें, पुल, तालाब, अतिथिशालाओं आदि का निर्माण करना इनका प्रमुख कार्य था। ग्रामीणी के ऊपर गोप और स्थानिक नामक अधिकारी होते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासन का जो अन्य भाग था उसमें सेना प्रमुख है। मौर्य काल में सेना सुसंगठित
और सुदृढ़ थी, जिसमें 6 समितियों का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी पूर्ण सेना का प्रबंध 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें पैदल, घुड़सवार, जल, रथ, हाथी और रसद विभाग प्रमुख हैं। न्याय व्यवस्था के कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, लेकिन राजा के नेतृत्व में अंतिम न्याय की प्रक्रिया थी। लेकिन दंड व्यवस्था को काफ़ी कठोर और व्यवस्थित बनाने के लिए न्याय को भी 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई होती थी, तो दूसरे में दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती थी। इसके अतिरिक्त भूमि कर एक प्रमुख विभाग था। भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई थी, क्योंकि राज्य के आय के रूप में भू राजस्व एक प्रमुख स्रोत था। सिंचाई साधनों का विकास करना भी राज्य का एक प्रमुख कार्य होता था, और सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और तालाबों का निर्माण करना राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संचालित होती थी। सड़कों का प्रबंध और उसकी व्यवस्था, ये भी एक प्रमुख कार्य था, जिसमें यातायात के साधनों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिए इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। कई विभागों से जुड़े हुए लोगों को गुप्तचर विभाग के रूप में काम करने का अवसर मिलता था, जिसमें सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी गुप्तचर विभाग के रूप में काम करते थे, और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि गुप्तचर अपनी सूचना को सीधे राजा तक पहुंचा सकें और किसी भी तरह के षड्यंत्र से राज्य को और राजा को बचा सकें। पब्लिक वेलफेयर वर्क के अंतर्गत कई अन्य कार्यों के लिए भी धन उपलब्ध कराए जाते थे, और इसका उद्देश्य यही होता था कि राज्य में सर्वत्र अच्छे तरह से पब्लिक वेलफेयर को संचालित किया जाए और प्रजा की समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाए, और इसीलिए पब्लिक वेलफेयर वर्क पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार और फिर उनके बाद सम्राट अशोक राजा बने। सम्राट अशोक को महान राजा के रूप में इतिहास में चित्रित किया गया है, और उनकी महानता के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, शांति और अहिंसा की नीति का पालन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का परित्याग किया और शांति और अहिंसा की नीति को आधार बनाकर राज्य को संचालित किया। दूसरी, जन सेवा, पब्लिक सर्विस को उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने राजवैभव का परित्याग कर निर्धनों, दुखियों की सेवा का व्रत लिया और उन लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए कार्य किए। इसी तरह से हिंसा का त्याग, अहिंसा को उन्होंने अपनाया और पशुओं तथा अन्य जीव जंतुओं के वध पर रोक लगाई। एक आइडियल किंग के रूप में उन्होंने शासन प्रबंध को व्यवस्थित किया और प्रजा को अपनी संतान के रूप में ट्रीट किया, और यही कारण है कि उनके काल में प्रजा काफ़ी संतुष्ट थी